हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 7 अक्टूबर 2023 और डे है सैटरडे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज़ 2023 गोज़ टू जेल्ड ईरानियन एक्टिविस्ट नारगिस मोहम्मदी। तो ये जो प्राइज़ हैं नोबेल प्राइज़, ये आजकल दिए जा रहे हैं। तो इनके नेम्स अभी सेलेक्ट किए जा रहे हैं कि इन लोगों को इन फील्ड्स में जो है प्राइज़ मिलेंगे। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फ़िज़िक्स के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में और लिटरेचर के फील्ड में हमने रिसेंटली कल ही देखा। तो इन सब फील्ड्स में ऑलरेडी लोगों को जो है सेलेक्ट किया जा चुका है कि इन्हें ये प्राइज़ जो है दिए जाएंगे। तो वैसे ही जो ये नारगिस मोहम्मदी हैं, इन्हें भी सेलेक्ट किया गया है कि इन्हें जो प्राइज़ मिलेगा वो पीस के फील्ड में या पीस के लिए इन्हें एक प्राइज़ दिया जाएगा। तो जो इम्प्रिजन्ड ईरानियन एक्टिविस्ट नारगिस मोहम्मदी हैं, इन्होंने ये प्राइज़ जीता है फ्राइडे को। और ये जीता क्यों है? तो टायरलेस कैंपेनिंग फॉर वुमेन्स राइट एंड डेमोक्रेसी अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी। मतलब जो ईरान में इतने ज़्यादा वुमेन्स के राइट के अगेंस्ट में इतने ज़्यादा कैंपेन चल रहे थे, तो इन्होंने बिना थके वुमेन के राइट्स के बारे में, उनकी स्वतंत्रता के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट होकर भी इन सब का साथ दिया। वुमेन्स के जो है सपोर्ट में खड़ी रहीं। ये जो मिस मोहम्मदी थी, ये 51 ईयर्स की हैं। ये बहुत बार अरेस्ट हो चुकी हैं ईरानियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। काफ़ी बार ये अरेस्ट की जा चुकी हैं। तो ये जो है ये एक लीडिंग लाइट है या नेशन वाइड के लिए, पूरे नेशन के लिए, कि वुमेन के ख़िलाफ़ जो है, वुमेन के सपोर्ट में ईरानियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये खड़ी हो गई और प्रोटेस्ट बहुत सारे किए। और ये प्रोटेस्ट जो है उन्होंने तब से स्टार्ट करना शुरू किया जो एक पुलिस कस्टडी में 22 ईयर्स की एक ओल्ड वुमेन की डेथ हो गई है। तो इस वजह से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट करना और भी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। तो ये जो प्राइज़ है वो फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिकग्निशन है इनके एक इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए। ये कौन कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं जो बेरिट रेस एंडरसन है, चेयर ऑफ नॉर्वेनियन नोबेल कमेटी। जो नॉर्वेनियन नोबेल कमेटी है जो ये नोबेल प्राइज़ देती है, उस कमेटी ने बोला कि ये ईरान के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो इन्होंने ये जो प्राइज़ है ये ओस्लो में, जैसा कि आपको पता है कि जो ये पीस वाला, जो पीस के फील्ड में प्राइज़ दिया जाता है, ये नॉर्वे के ओस्लो में इसका जो नेम है वो अनाउंसमेंट किया जाता है। तो उन्होंने कमेटी ने बोला कि वो ऐसी होप करती है कि ये प्राइज़ जो है जब दिया जाए, तो ये जो 10 दिसंबर को ये प्राइज़ दिया जाएगा, प्राइज़ सेरेमनी होगी। तो हर साल 10 दिसंबर को ही ये प्राइज़ सेरेमनी होती है। तो उस टाइम बोला जा रहा है अगर ये हमारे सामने होंगी तो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ होगी और इनको जो है इनकी खुशी भी हम देख पाएंगे जो ये प्राइज़ लेते हुए। मिस मोहम्मदी जी का भी ये कहना है कि ग्लोबल सपोर्ट के बारे में और ह्यूमन राइट्स के रिकग्निशन के बारे में ये सब उनका साथ देते तो इन्हें भी और भी ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल बन गई हैं, मोर पैशनेट हो गई हैं और भी ज़्यादा होपफुल हो गई हैं। और वो कम से कम 31 ईयर्स का जो उन्हें प्रिजन मिला है, ये सज़ा दी गई कि 31 जो है जेल में रहना है। और ये जो मोहम्मदी जी हैं, मिस मोहम्मदी जी, ये पीस के फील्ड में 90th वुमेन बनी है जिन्हें पीस के फील्ड में ये अवार्ड मिला है। और ईरान में ये सेकंड ऐसी वुमेन बनी है, ईरान की सेकंड वुमेन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा, हमने वैसे ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम से 3-4 दिन से लगातार 2-3 दिन पहले मैंने जो ये है नोबेल प्राइज़ के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था। तो आज एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ये जो प्राइज़ है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही इस प्राइज़ का नाम नोबेल प्राइज़ रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो ये डायनामाइट के इन्वेंटर थे। और ये जो नोबेल प्राइज़ है ये उन लोगों को दिया जाता है जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, जो ह्यूमन काइंड की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं या बेनिफिट देते रहे हों, उनके लिए कुछ उन्होंने अच्छा काम किया हो। तो ये प्राइज़ जो है सबसे पहले 1901 में अवार्ड किया गया था। और ये प्राइज़ 6 फील्ड्स में, 6 चीज़ों में दिया जाता है। एक फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन जिसे बोलते हैं, लिटरेचर में, पीस में, इकोनॉमिक साइंसेज में। ये 6 फील्ड हमें देखने को मिलेंगे।
तो ये जो प्राइज़ सेरेमनी है हमेशा 10 दिसंबर को कंडक्ट होती है, दिसंबर में कंडक्ट होती है। और कहाँ? स्वीडन के स्टॉकहोम में हर साल ये जो सेरेमनी है कंडक्ट होती है। लेकिन इस सेरेमनी में जो ये 5 जो प्राइज़ देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंसेज, ये 5 प्राइज़ जो है ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। लेकिन एक ये जो पीस वाला प्राइज़ हमें देखने को मिलेगा, तो ये पीस वाला प्राइज़ यहाँ पर स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है। ये पीस वाला प्राइज़ नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, जैसा कि हमने अभी न्यूज़ में पढ़ा भी कि ओस्लो में जो है अनाउंसमेंट किया गया था कि ये 10 दिसंबर को जो है प्राइज़ सेरेमनी रखी जाएगी। तो अब इसमें नोबेल प्राइज़ में दिया क्या क्या जाता है, तो एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और कुछ मॉनेटरी अवार्ड भी दिया जाता है इसमें। और जो ये एक नोबेल प्राइज़ है, ये लोग 3 नोबेल प्राइज़ या एक नोबेल प्राइज़ 3 लोगों के बीच में इसे आपस में जो है बांट सकते हैं। और ये नोबेल प्राइज़ सबसे पहले अगर हम देखें कि सबसे पहले इंडिया में किसे मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये प्राइज़ मिला हुआ था 1913 में। और किस फील्ड में? तो लिटरेचर के फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। और अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें तो वो मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में पीस के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया था। तो आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, फ्रीबीज बिफोर इलेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिस्पॉन्स फ्रॉम राजस्थान एंड एमपी। तो जो अभी राजस्थान और एमपी मध्य प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इन स्टेट्स में फ्रीबीज जो बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो गई हैं, तो उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनसे बोला है कि अब इनसे जो रिस्पांस की मांग की है। तो ये फ्रीबीज होते क्या हैं? जैसे हमने काफ़ी बार देखा होगा कि किसी स्टेट्स में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो है फ्री काफ़ी चीज़ें बांटना स्टार्ट कर देती है। जैसे फ्री मोबाइल, फ्री लैपटॉप, फ्री मिड डे मील्स हो गया, फ्री जो लोन हो गया उन्हें फ्री कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देती है, कभी सिलेंडर फ्री और कभी साइकिल, कभी लैपटॉप। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट फ्री बांटना स्टार्ट कर देती है। तो इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को तो जो उस स्टेट है, उस स्टेट की जो लोग बांट रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है इससे कि उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अब न्यूज़ में देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान से एक जो है रिस्पॉन्स मांगा कि जो पब्लिक फंड है वो उनका मिसयूज़ किया जा रहा है इसमें फ्रेबीज़ के फील्ड में, या जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनके पहले फ्रेबीज़ स्टार्ट कर दिए। तो इससे जो फंड है वो कहीं ना कहीं जनता की जो भलाई के लिए यूज़ होना था, तो वो ऐसे फ्रेबीज़ में यूज़ हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे फ्रेबीज़ में भी तो भलाई होती है, किसी ना किसी को ये फ्री में चीज़ें बांटी जाती है, तो वो भी एक तरह की भलाई है। तो वो एक तरह की भलाई है, लेकिन उसमें ऐसे लोगों को भी वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, वो चीज़ें मिल जाती हैं जिनके पास अच्छी खासी आमदनी है, अच्छी खासी पैदावारी है, वो इन चीज़ों को आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि वो लोग छूट जाते हैं जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा नीड होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेबीज़ में ऐसी जो हमें कई सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले। तो जो ये बेंच थी DY चंद्रचूड़ जी की और जस्टिस JB परदिवाला जी और मनोज मिश्रा जी की इस कमेटी ने एक नोटिस जो है इशू किए, किसे? सेंटर को, इलेक्शन कमीशन को और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। एक PIL जो पिटीशन है वो फाइल की गई थी किसी पर्सन के द्वारा। उसने बोला कि ये जो गवर्नमेंट है वो इन पैसे का, 2 स्टेट्स की गवर्नमेंट राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये इन पैसों का मिसयूज़ कर रही है। और ये जो फ्रीबीज़ है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इर्रेशनल फ्रीबीज़, ये गलत चीज़ है। ये बोला कि अंडर IPC के अंडर सेक्शन 171B और 171C इनके तहत जो ये है, ये फ्रीबीज़, ये एक तरह से ब्राइब है, रिश्वत है, जो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ल्यूर करने के लिए अपनी तरफ जो ये दी जाती है लोगों को, ताकि हमें और भी ज़्यादा वोट्स मिल सकें। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इन स्टेट्स से जवाब मांगा है। अब देखो क्या आगे न्यूज़ आएगी, क्या होता है इनके खिलाफ। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं ये फ्रीबीज़ जो है ये है क्या। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं फ्री इज़ नॉट फेयर, कि जो फ्री चीज़ें दी जा रही हैं ये सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो फ्रीबीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये जो पीपल है उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी तरफ। और ये जो फ्री और फेयर इलेक्शन वाली चीज़ है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, तो इस सब की रूट्स को जो है बड़ी मात्रा में ये हिला रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो पेटिशन है वो रिलेट करती है सोप वॉर इन तमिलनाडु, और ये सबसे ज़्यादा हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है।
जो कि DMK's प्रोमिस ऑफ फ्री कलर टीवीज़, मतलब जो 2006 में फ्री कलर टीवी ये सब वगैरह जो दी गई थी, तो उनके खिलाफ एक पिटीशन जो है फाइल की गई थी। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट को लेकर आर्ग्यू करती हैं कि ये सब जो है नहीं करनी चाहिए, इससे जो पॉलिसीज़ हैं और हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पॉलिटिक प्रायोरिटीज़ हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं हार्म होती हैं। और कोर्ट जो है असेंबली से बोलती है कि पार्लियामेंट को जो है इसके खिलाफ जो है कुछ बोलना चाहिए। इस आर्टिकल में बस इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं मनरेगा जो MG नरेगा स्कीम है, ये रन्स आउट ऑफ फंड्स, मिनिस्ट्री सीक्स मोर बजट। जो इसका फ़ंड रिलीज़ किया गया था 60,000 करोड़, वो जो है बहुत ही कम पड़ गया है। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल दिया गया है कि हमें और भी ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत है। तो हम देखेंगे जो फ़ंड है वो हर साल कुछ ना कुछ कम होता चला जा रहा है, जबकि नीड जो है इन सब चीज़ों की हमें मनरेगा के जो लेबर्स हैं उनको देने के लिए या इन सब चीज़ों की नीड हमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली है। इसमें हमें जो डेफिसिट देखने को मिला है वो 6,146.93 करोड़ का हमें जो डेफिसिट है वो देखने को मिला है। और ये जो सैंक्शन हुआ है 2023 और 24 के लिए, जो अमाउंट हुआ था सैंक्शन 60,000, ये कम पड़ गया। और पिछली बार जो ये अमाउंट हुआ था वो 73,000 था। तो और उसके भी पहले जो बात करेंगे तो 89,000। तो हर बार ये अमाउंट है, हर बार ये घटता जा रहा है। तो इसीलिए बोला गया है कि इस बार जो ये डेफिसिट है ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज 15 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो अप्रोच किया फाइनेंस मिनिस्ट्री को और बोला कि जो ये बजट है उसे 23,000 करोड़ जो सप्लीमेंट्री बजट है उसे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि ये जो MG नरेगा स्कीम है ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। और इसके लिए सप्लीमेंट्री बजट जो है वो हमें लोगों को अगर उनकी नीड अराइज होती है, बढ़ती है, तो उसके हिसाब से हमें इसका फ़ंड सब प्रोवाइड करना होगा। तो ये न्यूज़ तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो MG नरेगा स्कीम है इसके बारे में थोड़ी सी हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये है क्या। तो ये जो MG नरेगा स्कीम है ये लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है जो कि लॉन्च हुआ था 2005 में। और ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया था। तो इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? वो 100 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है हर एक फाइनेंशियल ईयर में हर एक एडल्ट को, जो भी पब्लिक वर्क से रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है, अनस्किल्ड जो स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड लोग हैं, तो उन्हें जो वर्क प्रोवाइड कराता है। और जो 2022 से 2023 तक ये इसमें इस स्कीम में लगभग 15.5 ऐसे एक्टिव वर्कर्स, 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हमें देखने को मिले थे। और इस जो स्कीम है इस स्कीम में लगभग 1/3 जो बेनिफिशरीज हैं, लाभ ले रही हैं, वो वोमेन्स हैं। और इसमें जो इन लोगों को फंड या जो लोगों को वेजेस या मजदूरी प्रोवाइड कराई जाती है वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के थ्रू ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं 2 out of 5 एम्फीबियंस आर फेसिंग एक्सटिंक्शन थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जो हमें 5 एम्फीबियंस की जो प्रजाति है वो देखने को मिलेंगी, जिनमें से 2 जो एक्सटिंक्ट की कगार पर आ चुकी हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। तो स्टडी से पता चला ये जो कैसलिन की जो ये स्पेसी है ये हमें देखने को मिली है जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो एक न्यूज़पेपर एनालिसिस ने बताया कि 2 ऐसी जो प्रजाति हैं फ्रॉग की, कौन कौन सी, एक ये सैलेमेंडर और ये कैसलिन्स, ये जो प्रजाति हैं ये एक्सटिंक्शन पे आ रही हैं। और ये जो स्टडी हुई है उस स्टडी का नाम दिया ऑनगोइंग डिक्लाइंस फॉर द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस इन द फेस ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स। तो ये जो पब्लिश हुई है ये स्टडी वो 4 अक्टूबर को पब्लिश हुई है। तो इसमें बताया ये जो स्पेसीज़ हैं ये जो IUCN है उसने इसे अपनी सूची में या अपनी लिस्ट में इसे ऐड कर लिया है। तो ये IUCN है क्या? तो IUCN एक मेंबरशिप यूनियन है जो कंपोज की गई है गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें जो थ्रेटन्ड स्पेसीज़ होती हैं वर्ल्ड की, जैसे प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी स्पेसीज़ हो, तो इसे वो अपनी रेड लिस्ट में जो है ऐड कर लेता है।
और इसमें ऐड करने के बाद उनको सिक्योरिटी या उनकी जो है और भी ज़्यादा देखभाल की जाती है। तो रेड लिस्ट IUCN की जो वो लिस्ट में होते हैं वो लगभग 9 कैटेगरीज देखने को मिली हैं। इन 9 कैटेगरीज में कौन कौन से होते हैं, तो NE नॉट इवेल्युएटेड, एक्सटिंक्ट या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, और भी जो स्पेसीज़ है वो इसमें ऐड, और भी जो कैटेगरीज हैं वो ऐड की जाती हैं। तो एंडेंजर्ड क्या होता है, जो डेंजर में, खतरे में उनको ज़रूरत है सुरक्षा की। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब एंडेंजर्ड से और ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि वो विलुप्त हो गई हैं, अब हमें जो है देखने को नहीं मिलेंगी। तो आई होप ये IUCN जो है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।